फाइनेंस विद एआई के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मोहनिश पबराई की किताब द धंधो इन्वेस्टर की गहराइयों में उतरेंगे। हम एक ऐसे दौर में रहते हैं जहां डिसरप्शन, यूनिकॉर्न्स और द नेक्स्ट बिग थिंग जैसे शब्द हमारे दिमाग पर हावी हैं। हर कोई अगले अमेजॉन या गूगल को ढूंढ रहा है, लेकिन पबराई का धंधो फ्रेमवर्क हमें इस शोर से दूर एक बिल्कुल अलग दिशा में ले जाता है। बिल्कुल। और इस फ्रेमवर्क का पहला प्रैक्टिकल नियम जो चैप्टर 6 में है, शायद सबसे ज्यादा काउंटर इंट्यूटिव है। नियम है धंधो 1 इन्वेस्ट इन एग्जिस्टिंग बिजनेसेस। ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसके पीछे एक गहरा प्रोबेबिलिस्टिक तर्क है। ये नियम कहता है कि इनोवेशन की चकाचौंध में पढ़ने से बेहतर है उस चीज पर दाव लगाओ जो पहले से साबित हो चुकी है। चलिए इस विचार की परत दर परत खोलते हैं, क्योंकि ये सीधे सीधे उस आकर्षण को चैलेंज करता है जो हम स्टार्टअप्स के लिए महसूस करते हैं। हम उन कहानियों से प्रभावित होते हैं जहां एक गराज से शुरू हुई कंपनी पूरी इंडस्ट्री को बदल देती है। तो पबराई के हिसाब से इस स्टार्टअप सेंट्रिक सोच में आखिर खराबी क्या है? वो इसे इतना बड़ा रिस्क क्यों मानते हैं? देखिए, प्रॉब्लम आइडिया की क्वालिटी में नहीं है, प्रॉब्लम प्रोबेबिलिटी में है। एक धंधो इन्वेस्टर हमेशा ये पूछता है, इस खेल में मेरे जीतने की संभावना कितनी है? और जब आप स्टार्टअप्स को इस नज़र से देखते हैं तो आंकड़े काफ़ी डरावने हैं। स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि 90% से ज़्यादा स्टार्टअप्स अपने पहले 5 साल में फेल हो जाते हैं। 90%? सबसे पहला है अनसर्टेन डिमांड। आपके पास दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट हो सकता है, लेकिन जब तक लोग अपनी जेब से पैसा निकाल कर उसे खरीदने को तैयार ना हो, तब तक उसकी डिमांड सिर्फ एक कागजी अनुमान है, एक हाइपोथेसिस। मतलब आप एक ऐसी चीज बना रहे हैं जिसके लिए आपको पक्का नहीं पता कि कोई खरीदार है भी या नहीं। ये तो अंधेरे में तीर चलाने जैसा हुआ। पर कई लोग कहेंगे कि हाई रिस्क का रिवॉर्ड भी तो हाई होता है। अमेजॉन, गूगल, ये सभी स्टार्टअप्स ही थे। अगर सब धंधों की तरह सोचते तो क्या ये इनोवेशन कभी होता ही नहीं? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, और इसका जवाब धंधो फ्रेमवर्क की आत्मा को समझाता है। धंधो इनोवेशन के खिलाफ नहीं है, वो अनप्रोटेक्टेड स्पेक्यूलेशन के खिलाफ है। एक इन्वेस्टर के नाते आपका पहला काम कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है, लॉटरी टिकट्स खरीदना नहीं। और स्टार्टअप्स अपने नेचर से ही एक लॉटरी टिकट की तरह होते हैं। इससे जुड़ा दूसरा पॉइंट है अनप्रूव्ड प्रोडक्ट मार्केट फिट। ये एक फैंसी टर्म है, लेकिन इसका मतलब सिंपल है। हाँ, कि क्या आपका प्रोडक्ट मार्केट की किसी असली जरूरत को, किसी पेन पॉइंट को पूरा करता है? एग्जैक्टली। स्टार्टअप स्टेज पर यह सिर्फ एक अनुमान होता है। आपको लगता है कि लोग आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब तक वो असल में पैसे देकर उसे खरीदते नहीं, तब तक ये सिर्फ एक आशा है। और इन अनुमानों के साथ असली पैसा दांव पर लगा होता है। खर्चों का अनुमान भी तो मुश्किल होता होगा। बिल्कुल। ये तीसरा बड़ा रिस्क है, अननोन कॉस्ट स्ट्रक्चर। एक नए बिजनेस को शुरू करते वक्त आपको ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होता है कि उसको चलाने में असल में कितना खर्च आएगा। रॉ मटेरियल, मार्केटिंग, सैलरीज, अनफोर्सीन एक्सपेंसेस, ये सब शुरुआत में सिर्फ एक्सेल शीट्स पर एस्टिमेट्स होते हैं। कॉस्ट्स कंट्रोल से बाहर जा सकते हैं, और कैश, जो किसी भी बिजनेस के लिए ऑक्सीजन की तरह है, बहुत तेजी से खत्म हो सकता है। इन सब के ऊपर चौथा पॉइंट है नो ऑपरेटिंग हिस्ट्री। कोई पिछला डेटा नहीं? कुछ नहीं। आपके पास परफॉर्मेंस का कोई पिछला डेटा नहीं होता जिसे एनालाइज किया जा सके। पिछले साल कितनी सेल्स हुई, प्रॉफिट मार्जिन क्या था, कैश फ्लो कैसा था, ये सारे सवाल अनुत्तरित रह जाते हैं। तो जब आप इन सभी चीजों को एक साथ रखते हैं, अनिश्चित डिमांड, अनुमानित मार्केट फिट, अनजान लागत और कोई इतिहास नहीं, तो तस्वीर साफ हो जाती है। आप एक ऐसे खेल में पैसा लगा रहे हैं जहां जीतने की संभावना पहले से ही बहुत कम है। धंधो इन्वेस्टिंग इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। वो प्रोबेबिलिटी को अपने फेवर में करना चाहता है, अपने अगेंस्ट नहीं। एग्जैक्टली। स्टार्टअप्स धंधों के दो सबसे मूल सिद्धांतों को वायलेट करते हैं, डाउनसाइड प्रोटेक्शन और मार्जिन ऑफ सेफ्टी। डाउनसाइड प्रोटेक्शन का मतलब है कि आपका नुकसान होने का रिस्क कम से कम हो। एक धंधो इन्वेस्टर सबसे पहले ये सोचता है, मैं इस डील में ज्यादा से ज्यादा कितना खो सकता हूँ। और स्टार्टअप्स में तो? स्टार्टअप्स में डाउनसाइड अक्सर 100% लॉस होता है। आपका लगाया हुआ सारा पैसा डूब सकता है। इसमें कोई सुरक्षा कवच नहीं है। ये सुनकर तो लगता है कि इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहिए। अगर इतना रिस्क है तो पबराई इस अंधेरे में रोशनी कहां से लाते हैं? इस हाई रिस्क, हाई अनसर्टेनिटी वाली दुनिया का क्या विकल्प देते हैं? यहाँ सबसे दिलचस्प बात इस सोल्यूशन की सिंप्लिसिटी है। इन्वेस्ट इन एग्जिस्टिंग बिजनेसेस। जब आप एक पहले से चल रहे बिजनेस को देखते हैं तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। जो चीजें स्टार्टअप में अनुमान थी, वो यहाँ फैक्ट्स बन जाती हैं। स्टार्टअप की हर कमी यहाँ एक स्ट्रेंथ बन जाती है। पहला, आपके पास विजिबल रेवेन्यू हिस्ट्री होती है। हाँ, मतलब आप पिछले 5-10 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख सकते हैं और साफ साफ जान सकते हैं कि कंपनी ने कितना पैसा कमाया है, सेल्स बढ़ रही हैं या घट रही हैं। ये सब डेटा आपके सामने होता है। इसका मतलब धंधा इन्वेस्टर एक तरह से हिस्टोरियन ज्यादा है और फ्यूचरिस्ट कम। वो भविष्य की कहानियों से ज्यादा अतीत के सबूतों पर भरोसा करता है। ये भविष्यवाणी से बचने का फ्रेमवर्क है। दूसरा, आपके पास नोन कॉस्ट स्ट्रक्चर होता है। मतलब खर्चे प्रेडिक्टेबल होते हैं। हाँ, आपको पता होता है कि कंपनी अपने प्रोडक्ट्स बनाने में, मार्केटिंग में और ऑपरेशंस में कितना खर्च करती है। तीसरा, क्लियरर कंपेटिटिव पोजीशन। आपको पता होता है कि इंडस्ट्री में कंपनी कहाँ स्टैंड करती है, वो मार्केट लीडर है या एक छोटा प्लेयर।
चौथा और सबसे जरूरी, एनालाइजेबल कैश फ्लो। कैश फ्लो यानी बिजनेस के अंदर और बाहर जाने वाला एक्चुअल कैश, जो बिजनेस की सेहत का सबसे बड़ा इंडिकेटर है। बिल्कुल, और इन सभी फैक्टर्स का नतीजा ये होता है कि बिजनेस के टिकने की संभावना बढ़ जाती है। प्रोबेबिलिटी अब आपके फेवर में काम कर रही है। करेक्ट। ये 5वां पॉइंट है, हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल। एक बिजनेस जो कई सालों से चल रहा है, उसने एक तरह से सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का टेस्ट पास कर लिया है। उसने साबित कर दिया है कि उसका प्रोडक्ट मार्केट को चाहिए, वो अपने खर्चे निकाल सकता है और वो कंपटीशन में टिक सकता है। यहाँ पर यह बहुत जरूरी हो जाता है कि हम पबराई के सबसे मशहूर एग्जाम्पल की बात करें, पटेल्स और उनके मोटेल बिजनेस की। हाँ बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने कुछ नया नहीं बनाया था, उन्होंने इस धंधा 101 रूल को परफेक्शन तक इस्तेमाल किया। बिल्कुल, पटेल्स का एग्जाम्पल इस प्रिंसिपल का परफेक्ट इलस्ट्रेशन है। उन्होंने मोटेल्स का आविष्कार नहीं किया, उन्होंने सिंपल धंधो किया। इसको 3 हिस्सों में तोड़ते हैं। पहला, द बिजनेस। उन्होंने पहले से मौजूद कैश फ्लोइंग मोटेल्स खरीदे। ये ऐसे बिजनेस थे जो पहले से ही पैसा कमा रहे थे, चाहे कम ही सही। उन्हें डिमांड को प्रूव करने की जरूरत नहीं थी। अमेरिका में लोग सफर करते थे और उन्हें रात बिताने के लिए जगह चाहिए थी। ये एक सिंपल, बोरिंग, लो टेक बिजनेस था। और शायद इस बोरिंग होने में ही इसकी खूबसूरती थी। उनके लिए इकोनॉमिक्स प्रेडिक्टेबल थे, है ना? एग्जैक्टली। उन्हें पता था कि एक मोटेल को चलाने में कितना खर्च आता है, बिजली, पानी, स्टाफ, मेंटेनेंस और एवरेज ऑक्यूपेंसी रेट पर कितनी आमदनी हो सकती है। इस बिजनेस मॉडल में कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। लेकिन धंधों का दूसरा और सबसे जरूरी हिस्सा है द प्राइस। उन्होंने ये मोटेल्स डिस्ट्रेस्ड प्राइसेस पर, यानी बहुत ही कम दामों पर खरीदे। डिस्ट्रेस्ड प्राइसेस मतलब जब मालिकों को बेचने की जल्दी थी। हाँ, 1970s में ऑयल क्राइसिस के दौरान कई मोटेल मालिक फाइनेंशियल ट्रबल में थे। उन्हें जल्दी पैसों की जरूरत थी। इस वजह से पटेल्स को एसेट्स उनकी असली कीमत से बहुत कम दाम पर मिल रहे थे। तो उन्हें पहले ही दिन एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल गया। उनके लिए गलती की गुंजाइश पहले से ही बहुत ज्यादा थी। अगर उनसे कुछ गलतियां हो भी जाती तो भी उनका नुकसान होने का चांस कम था, क्योंकि उन्होंने खरीदा इतना सस्ता था। सही पकड़ा। और तीसरा हिस्सा था द ऑपरेशन। पटेल्स ने इन मोटेल्स को अलग तरीके से चलाया। उन्होंने खुद वहां काम किया, परिवार के लोग साथ में रहते थे, जिससे स्टाफ कॉस्ट्स बहुत कम हो गए। उन्होंने हर खर्च पर नजर रखी, इससे उनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ गई और वो उन्हीं मोटेल से ज्यादा प्रॉफिट निकाल पाए जिन्हें पहले मालिक चला नहीं पा रहे थे। इस सिंपल स्ट्रैटेजी ने उनके सक्सेस के ऑड्स को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। लो रिस्क, हाई अनसर्टेनिटी। तो इस सब का मतलब है कि एक बिजनेस का ट्रैक रिकॉर्ड यानी उसका इतिहास एक इन्वेस्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से एक है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना तो अपने आप में एक आर्ट है, साइंस नहीं। एक ही कंपनी की वैल्यू 2 अलग अलग एक्सपर्ट अलग अलग निकाल सकते हैं। तो पबराय इस एम्बिग्यूटी से कैसे डील करते हैं? ये बहुत ही अहम सवाल है। जब हम कहते हैं कि धंधों इन्वेस्टर्स इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एक परफेक्ट सिंगल नंबर पर पहुंच जाते हैं। कोई नहीं पहुंच सकता। धंधों का मकसद एक कंजर्वेटिव रेंज ऑफ वैल्यू निकालना है। और हिस्टोरिकल डेटा जैसे पिछले 10 साल के अर्निंग्स और कैश फ्लोज आपको इस रेंज को आधार देने के लिए एक एंकर प्रदान करता है। आप देख सकते हैं कि बिजनेस ने बुरे वक्त में कैसा परफॉर्म किया, अच्छे वक्त में कैसा। स्टार्टअप्स के केस में ये एंकर ही नहीं होता। वहां तो सिर्फ कहानियां होती हैं। हाँ, वहां वैल्यूएशन ज्यादातर कहानियों या नैरेटिव्स पे टिकी होती हैं। हम इस इंडस्ट्री को डिसरप्ट कर देंगे, हमारा टोटल एड्रेसेबल मार्केट इतने बिलियन डॉलर्स का है। ये सब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इनके अजम्पशंस बहुत नाजुक होते हैं। तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी तभी आती है जब आप इस आकलन की गई इंट्रिंसिक वैल्यू से काफी कम दाम पर खरीदते हैं। बिल्कुल। इस पॉइंट पर हम अपने दर्शकों से भी पूछना चाहेंगे, आप इस धंधो प्रिंसिपल के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि आज के हाईटेक फास्ट पेस मार्केट में भी ये बोरिंग बिजनेस वाली स्ट्रैटेजी काम करती है? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हाँ, और अगर आपको ये एनालिसिस वैल्यूएबल लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। ये हमें बेहतर कंटेंट बनाने में मदद करता है। तो हमारी चर्चा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पर आती है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? क्या धंधो फ्रेमवर्क एंटरप्रेन्योरशिप या नए आइडियाज के खिलाफ है? क्या पबराई ये कह रहे हैं कि कोई भी नया बिजनेस शुरू ना करे या इनोवेशन बंद कर दे? ये तो प्रोग्रेस के खिलाफ लगता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये समझना बहुत जरूरी है, धंधो 101 एंटरप्रेन्योरशिप के खिलाफ नहीं है। ये समाज के लिए बहुत जरूरी है कि नए आइडियाज आएं और नए बिजनेस शुरू हों। धंधो फ्रेमवर्क एक इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से लिखा गया है, जिसका पहला और सबसे जरूरी काम अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना और उसे कंपाउंड करना है। ये फ्रेमवर्क उस इन्वेस्टर के लिए है जो हेड्स आई विन, टेल्स आई डोंट लूज मच वाली सिचुएशन ढूंढ रहा है। राइट। तो रूल सिंपल है। अगर आपको कम रिस्क के साथ हाई रिटर्न्स चाहिए तो उन बिजनेसेस से शुरुआत करें जो पहले से काम कर रहे हैं। बिल्कुल, ये एक फिल्टर की तरह है, एक स्टार्टिंग पॉइंट। पहले वो यूनिवर्स देखो जहां ऑड्स आपके फेवर में है, और उसके बाद उसमें से बेस्ट अपॉर्चुनिटीज ढूंढो। पबराई ये नहीं कह रहे हैं कि हर चलता हुआ बिजनेस एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। एग्जैक्टली, ये एक ऑपरेशनल फिल्टर है। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपकी हंटिंग ग्राउंड, आपका शिकार का मैदान एग्जिस्टिंग बिजनेसेस का यूनिवर्स होना चाहिए, ना कि स्टार्टअप्स का। इस मैदान में भी आपको बहुत सारे बुरे ओवर वैल्यू बिजनेसेस मिलेंगे, लेकिन कम से कम आपके पास उन्हें एनालाइज करने के लिए डेटा तो होगा। आप एक एजुकेटेड डिसीजन ले सकते हैं, ना कि हवा में तीर चला सकते हैं।
इन कॉन्सेप्ट्स को और गहराई से समझने के लिए मुझे लगता है कि ये पूरी बुक जरूर पढ़नी चाहिए। ये चैप्टर तो सिर्फ शुरुआत है, फ्रेमवर्क का पहला नियम है। बिल्कुल, बेहतर समझ के लिए पूरी बुक पढ़ना जरूरी है। हम यहाँ पर सिर्फ की आइडियाज को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन किताब में इन्हीं आइडियाज को एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज के साथ बहुत डिटेल में समझाया गया है। हमने बुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आज की चर्चा का सार यह है कि धंधो इन्वेस्टिंग का पहला फिल्टर यह है कि बिजनेस का मॉडल प्रूवन हो, उसके पास एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हों, कैश फ्लो दिखता हो और उसके इकोनॉमिक्स आम इंसान की समझ में आते हों। ये एक तरह से शोर को हटाकर सिग्नल पर फोकस करने जैसा है। वाली नैरेटिव से बचना है। इन्वेस्टमेंट में होप या आशा एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं होती, डेटा और प्रोबेबिलिटी होते हैं। क्योंकि एक लाइन में कहें तो द ऑड्स इंप्रूव ड्रामेटिकली व्हेन यू इन्वेस्ट इन व्हाट ऑलरेडी वर्क्स। ये लाइन इस पूरे चैप्टर का सार है। अपनी जर्नी वहां से शुरू करो जहां जीतने की संभावना पहले से ही ज्यादा हो। ये एक बहुत ही पावरफुल लेकिन सिंपल आइडिया है। ये ग्लैमर को हटाकर लॉजिक और प्रोबेबिलिटी पर फोकस करता है। और इस चैप्टर ने धंधो फ्रेमवर्क की नींव रखी है आगे आने वाले रूल्स के लिए, जो हम शायद आने वाले समय में एक्सप्लोर करेंगे। Now let us examine how this principle applies in real Indian businesses. तो अब हम बात करते हैं कि मौजूदा व्यवसायों में निवेश करने के सिद्धांत, जिनकी हमने अभी चर्चा की, भारतीय बाजारों में असल में काम कैसे करते हैं। ये समझना कि एक चलते चलते बिजनेस में पैसा लगाने से सफलता की संभावना क्यों बढ़ जाती है, एक बात है। लेकिन अब देखते हैं कि ये धंधो 101 का सिद्धांत हमारी जानी पहचानी भारतीय कंपनियों पर कैसे लागू होता है। बिल्कुल, थ्योरी को प्रैक्टिस में लाना ही सबसे जरूरी कदम है। देखिए, दुनिया भर की बातें कर लेना आसान है, लेकिन जब तक हम उसे अपने आसपास की कंपनियों पर लागू करके नहीं देखते, तब तक बात अधूरी रहती है। सही बात है। चलिए इस फ्रेमवर्क को कुछ बेहतरीन भारतीय उदाहरणों के साथ परत दर परत खोलते हैं। चलिए शुरुआत एक ऐसे नाम से करते हैं जो शायद हर घर की दीवारों पर मौजूद है, एशियन पेंट्स। मुझे हमेशा से इस कंपनी को लेकर एक उत्सुकता रही है। ये इतनी पुरानी और जानी मानी है कि हम इसे बोरिंग मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन क्या ये वाकई धंधो 101 का फ्रेमवर्क में एक आदर्श उदाहरण है? ये एक शानदार सवाल है और आपका बोरिंग शब्द यहाँ बहुत जरूरी है। धंधो फ्रेमवर्क अक्सर आपको उन्हीं बोरिंग कंपनियों की तरफ ले जाता है जो चुपचाप अपना काम करती रहती हैं। एशियन पेंट्स इसका एक क्लासिक उदाहरण है। इसका पहला और सबसे मजबूत स्तंभ है इसका मौजूदा और सिद्ध मॉडल, एग्जिस्टिंग एंड प्रूवन मॉडल। मतलब ये कोई आज की कंपनी नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका दशकों का ऑपरेटिंग इतिहास है। इन्होंने आजादी के पहले से लेकर आज के डिजिटल इंडिया तक हर दौर को देखा है और लगातार तरक्की की है। और मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। हम हमेशा सुनते हैं कि इनका नेटवर्क बेजोड़ है, लेकिन इसका असल मतलब क्या है? इसका असल मतलब ये है कि भारत के किसी भी छोटे से छोटे शहर या कस्बे में अगर किसी को अपने घर में एक खास शेड का पेंट चाहिए, हाँ, तो पूरी संभावना है कि एशियन पेंट्स का डीलर उसे वो पेंट कुछ ही घंटों में उपलब्ध करा देगा। ये नेटवर्क इन्होंने एक दिन या एक साल में नहीं बनाया, सालों लगे होंगे। इसे बनाने में 60-70 साल लगे हैं। हर डीलर के साथ एक रिश्ता है, एक भरोसा है। किसी भी नई कंपनी के लिए आज अरबों रुपए खर्च करके भी इस नेटवर्क की बराबरी करना मतलब लगभग नामुमकिन है। तो ये सिर्फ लॉजिस्टिक्स नहीं है, ये एक रिलेशनशिप नेटवर्क भी है जिसे दोहराना और भी मुश्किल है। एग्जैक्टली। लेकिन एक मिनट, पेंट तो सीधे सीधे कंस्ट्रक्शन और इकोनॉमी से जुड़ा है। अगर कल को रियल एस्टेट में मंदी आ जाए तो क्या ये कम जोखिम वाला तर्क जो धंधों का एक मुख्य सिद्धांत है, यहाँ टूट नहीं जाएगा? ये एक बहुत ही जायज चिंता है और यहीं पर दूसरा पॉइंट आता है, अनुमानित कैश फ्लोज, प्रेडिक्टेबल कैश फ्लोज। अच्छा, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पेंट सिर्फ नए घर बनने पर बिकता है, लेकिन एशियन पेंट्स की कुल बिक्री का लगभग 70 से 80% हिस्सा रीपेंटिंग से आता है। रीपेंटिंग मतलब पुराने घरों को दोबारा पेंट करने से? हाँ, नई घर बनने की रफ्तार धीमी हो सकती है, लेकिन त्योहारों पर घर की पुताई, शादी ब्याह के लिए रेनोवेशन या बस हर 5-7 साल में घर को एक नया लुक देना, ये चक्र हमेशा चलता रहता है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि बिजनेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा आर्थिक चक्रों से काफी हद तक सुरक्षित है। हाँ। ये तो एक अदृश्य सुरक्षा कवच जैसा है। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, अदृश्य सुरक्षा कवच। इसी वजह से इनके कैश फ्लो का अनुमान लगाना आसान हो जाता है। आप जानते हैं कि चाहे अर्थव्यवस्था थोड़ी सुस्त भी हो, एक न्यूनतम मांग बनी रहेगी। और जब आप इनके फाइनेंशियल नंबर्स देखते हैं तो सालों से इनका ROC यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, हाँ, वो लगातार 25-30% से ऊपर रहा है। आसान शब्दों में कहें तो ये कंपनी अपने लगाए हुए हर 100 रुपए पर हर साल 25-30 रुपए कमा रही है और ये काम वो दशकों से कर रही है। तो ये कोई भविष्य का वादा नहीं है? नहीं, ये एक साबित हो चुका सच है। सिर्फ भविष्य की कहानियों पर टिकी है और जो अभी भी पैसा जला रहा है, तो जमीन आसमान का अंतर साफ दिखता है। वो स्टार्टअप धंधों के हर नियम का उल्लंघन कर रहा है। एकदम, एक तरफ एक स्थापित कैश मशीन है और दूसरी तरफ एक लॉटरी का टिकट। धंधो आपको मशीन खरीदने को कहता है, लॉटरी का टिकट नहीं। वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण था। और अगर हमारे श्रोताओं को भी ये विश्लेषण पसंद आ रहा है तो इस चर्चा को लाइक और शेयर जरूर करें और नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप अगली बार किस कंपनी का विश्लेषण देखना चाहेंगे। जरूर, हमें इंतजार रहेगा। तो एशियन पेंट्स का मामला तो साफ है, एक ऐसा बिजनेस जिसे आप देख सकती हैं, छू सकती हैं। लेकिन क्या यही सिद्धांत किसी ऐसी चीज पर भी लागू होता है जो ज्यादा अमूर्त हो, जैसे पैसा खुद?
चलिए इस फ्रेमवर्क को एक बिल्कुल अलग सेक्टर बैंकिंग में आजमाते हैं और एचडीएफसी बैंक को इस कसौटी पर परखते हैं। यहाँ तो जोखिम कहीं ज्यादा लगता है। हाँ, बैंकिंग सेक्टर बाहर से देखने में ज्यादा जटिल और जोखिम भरा लगता है, लेकिन धंधों के लेंस से देखने पर एचडीएफसी बैंक भी एक बेहतरीन उदाहरण के तौर पर उभरता है। वो कैसे? यहाँ सबसे पहली और मजबूत बात है क्रेडिट साइकिल का दशकों का अनुभव, डेकेड्स ऑफ क्रेडिट साइकिल एक्सपीरियंस। इस बैंक ने सब कुछ देखा है। मतलब 1990s के दशक की अस्थिरता, 2000 का .com बबल, 2008 का वैश्विक वित्तीय संकट, 2013 का टेपर टैंट्रम, आईएलएनएफएस का संकट और हाल ही में कोविड। मतलब मैनेजमेंट ने हर तरह की धूप और बारिश देखी है। बिल्कुल, और हर संकट से ये बैंक और मजबूत होकर निकला है। इसका नतीजा ये है कि इनका अंडरराइटिंग का अनुशासन, यानी किसे लोन देना है, कितना देना है और किस शर्त पे देना है, ये उनकी मांसपेशियों की याददाश्त में बस गया है। वो जानते हैं कि बुरे समय में कौन से लोन खराब होते हैं, इसलिए इनकी एसेट क्वालिटी यानी दिए गए लोन्स की गुणवत्ता हमेशा इंडस्ट्री में सबसे अच्छी रही है। तो आप यहाँ इस बात पर दांव नहीं लगा रहे कि शायद ये बैंक टिक पाएगा। ये बैंक अपनी क्षमता कई बार साबित कर चुका है। लेकिन ये सब तो पुरानी बातें हैं। आज के फिनटेक के जमाने में जहां हर दिन कोई नई पेमेंट ऐप या डिजिटल लेंडर आ रहा है, क्या एचडीएफसी जैसे बड़े बैंक का ये मजबूत खाई वाला मॉडल एक धीमी गति का हाथी साबित नहीं हो सकता, जिसे नई तेज कंपनियां आसानी से पीछे छोड़ दें? ये आज के समय का सबसे बड़ा सवाल है, और यही हमें अनिश्चितता और स्थायी जोखिम के बीच का फर्क समझना होगा, जिसकी हमने पहले बात की थी। अनसर्टेनिटी और परमानेंट रिस्क। हाँ, देखिए, फिनटेक से प्रतिस्पर्धा एक अनिश्चितता है। ये कहना मुश्किल है कि अगले 5 साल में मार्केट शेयर पर क्या असर पड़ेगा, लेकिन क्या इस वजह से एचडीएफसी बैंक के डूब जाने का स्थायी जोखिम है? शायद नहीं। क्यों? ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि इनके पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो फिनटेक के पास नहीं है। सबसे पहला और सबसे बड़ा है भरोसा। मेरे पिताजी भी कहते थे, बाकी सब ठीक है, पर पैसा एचडीएफसी में ही रखना है। हाँ, सही बात है। ये भरोसा एक दिन में नहीं बनता। बिल्कुल, दशकों के लगातार अच्छे प्रदर्शन से बनता है। दूसरा है इनका कैसा फ्रेंचाइजी, मतलब करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट। अच्छा। आज भी करोड़ों लोग और बिजनेस अपना रोजमर्रा का पैसा इनके बचत और चालू खातों में रखते हैं, जिस पर बैंक को बहुत कम ब्याज देना पड़ता है। ये बैंक के लिए कम लागत वाले फंड का एक विशाल समुद्र है, जिसकी बराबरी कोई भी नया फिनटेक आसानी से नहीं कर सकता। और तीसरा है रेगुलेशन। बैंकिंग एक बहुत ही रेगुलेटेड सेक्टर है, जहां आरबीआई की कड़ी नजर रहती है। ये रेगुलेशन नई खिलाड़ियों के लिए एक बाधा है, लेकिन एचडीएफसी जैसे स्थापित बैंक के लिए एक सुरक्षा कवच। तो आप कह रहे हैं कि भले ही मुनाफे में उतार चढ़ाव की अनिश्चितता हो, लेकिन बिजनेस के मूल ढांचे के डूब जाने का स्थायी जोखिम बहुत कम है, और यही बात इसे धंधों के अनुकूल बनाती है। एकदम सही। आप एक ऐसे बिजनेस में निवेश कर रहे हैं जिसके जीवित रहने की संभावना बहुत ज्यादा है, भले ही उसकी ग्रोथ की रफ्तार को लेकर थोड़ी अनिश्चितता हो। ये बहुत दिलचस्प है। तो अब तक हमने एक बड़ी पेंट कंपनी और एक बड़े बैंक का उदाहरण देखा, लेकिन एक आम धारणा ये भी है कि धंधों का मतलब सिर्फ बड़ी ब्लू चिप कंपनियों में निवेश करना है। क्या ये सिद्धांत किसी छोटी कम जानी पहचानी कंपनी पर भी लागू हो सकता है? ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है और इसे दूर करना जरूरी है। देखिए, धंधो हवानो वन का आकार से कोई लेना देना नहीं है, इसका लेना देना बिजनेस के चरित्र से है। अच्छा। चलिए एक तीसरा उदाहरण लेते हैं। पेज इंडस्ट्रीज, जो भारत में जॉकी ब्रांड के इनरवियर बनाती है। ये एचडीएफसी बैंक या एशियन पेंट्स जितनी बड़ी कंपनी नहीं है, लेकिन ये धंधों के सिद्धांतों पर पूरी तरह खरी उतरती है। अच्छा, ये कैसे? जॉकी तो एक बहुत ही प्रतिस्पर्धी बाजार में है। हाँ, लेकिन सोचिए, पहला सिद्ध मॉडल। जॉकी भारत में दशकों से है। इन्होंने प्रीमियम इनरवियर का एक पूरा बाजार बनाया है। हाँ, ये तो है। ब्रांड बहुत मजबूत है। इतना मजबूत है कि लोग दुकान पर जाकर अंडरवियर नहीं, जॉकी मांगते हैं। दूसरा, अनुमानित कैश फ्लो। ये एक रिपीट परचेज आइटम है। लोग बार बार खरीदते हैं। बिल्कुल, कपड़े फटते हैं, पुराने होते हैं, और लोग हर साल नए खरीदते हैं। मांग हमेशा बनी रहती है। और तीसरा, कम व्यावसायिक जोखिम। इनका बिजनेस मॉडल बहुत सरल है। कैसे? ये अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाते हैं, एक मजबूत ब्रांड बनाते हैं और उसे अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के जरिए बेचते हैं। इसमें कोई जटिल टेक्नोलॉजी या सरकारी नीतियों पर निर्भरता नहीं है। तो पेज इंडस्ट्रीज का उदाहरण ये साबित करता है कि धंधा एक मानसिकता है, न कि सिर्फ लार्ज कैप कंपनियों की लिस्ट। कोई भी कंपनी, चाहे छोटी हो या बड़ी, अगर उसका प्रोडक्ट सिद्ध है, मांग स्थिर है और बैलेंस शीट मजबूत है, तो वो इस फ्रेमवर्क में फिट हो सकती है। बिल्कुल, आपको बस उन व्यवसायों को खोजना है जो पहले से ही पैसा बनाना और टिके रहना जानते हैं, चाहे उनका साइज कुछ भी हो। अब जब हमने देख लिया है कि कौन सी कंपनियां इस सिद्धांत पर खरी उतरती हैं, तो एक नज़र उन पर भी डालते हैं जो इसका उल्लंघन करती हैं। हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन वो कौन सी कैटेगरीज हैं जिनसे धंधों निवेशक को दूर रहना चाहिए। सबसे पहली कैटेगरी है शुरुआती चरण के ईवी स्टार्टअप्स। इनके पास शायद एक प्रोटोटाइप हो, लेकिन बड़े पैमाने पर उत्पादन, बिक्री और सर्विस का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता। सब कुछ भविष्य की उम्मीदों पर टिका है। एग्जैक्टली। दूसरी कैटेगरी है बिना मुनाफे वाले टेक आईपीओज, जहां कंपनियां निवेशकों के पैसे पर सालों से चल रही हैं और मुनाफे का कोई स्पष्ट रास्ता दूर दूर तक नजर नहीं आता। इन कंपनियों की कहानियां बहुत आकर्षक होती हैं कि ये दुनिया बदल देंगी। और यही सबसे बड़ा जाल है। धंधो आपको कहानियों से नहीं, बल्कि सिद्ध हो चुके नंबर से प्यार करना सिखाता है। सही बात है। इसी लिस्ट में आप उन रिन्यूएबल एनर्जी स्टार्टअप्स को भी डाल सकते हैं जो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पर आधारित हैं, या ऐसी टर्नअराउंड कंपनियां जो सालों से घाटे में हैं और बस एक कहानी है कि अब सब ठीक हो जाएगा।
इन सब में कॉमन क्या है? इन सभी में एक चीज कॉमन है, ऑपरेटिंग इतिहास की कमी, कमाई में निरंतरता की कमी और एक स्पष्ट डाउनसाइड फ्लोर की कमी। यानी अगर चीजें गलत हुई तो आपको नहीं पता कि गिरावट कहाँ जाकर रुकेगी, शायद शून्य पर। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? इस पूरी चर्चा का सार क्या है? अगर हमें इसे एक बड़े विचार में समेटना हो तो वो क्या होगा? धंधो 101 का असली मतलब है संभावनाता को अपने पक्ष में करना, प्रोबेबिलिटी स्टैकिंग। यह निवेश को जुए से एक तरह से विज्ञान की ओर ले जाने की कोशिश है। जब आप एक नया स्टार्टअप खरीदते हैं तो आप इस बात पर दांव लगा रहे होते हैं कि 1. शायद लोग इस प्रोडक्ट को पसंद करेंगे, 2. शायद कंपनी इसे मुनाफे पर बेच पाएगी, और 3. शायद कंपनी टिक पाएगी। यहाँ बहुत सारे शायद हैं। और जब हम एक स्थापित बिजनेस खरीदते हैं, जब आप एशियन पेंट्स जैसा बिजनेस खरीदते हैं तो आप संभावनाओं का खेल बदल देते हैं। यहाँ ये साबित हो चुका है कि लोग प्रोडक्ट पसंद करते हैं। प्रूवन, ये ज्ञात है कि कंपनी इसे मुनाफे पर बेच सकती है, नोन, और ये स्पष्ट है कि कंपनी टिक सकती है क्योंकि वो दशकों से यही कर रही है। विजिबल। आप हर कदम पर शायद को हटाकर हाँ से बदल रहे हैं। तो अंतिम परिणाम ये है कि एक स्टार्टअप के दिवालिया होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, जबकि एक स्थापित लाभदायक बिजनेस में ये बहुत कम होती है। आप स्थायी रूप से अपनी पूंजी खोने का जोखिम कम कर रहे हैं। और निवेश में जो नहीं करना है वो अक्सर उससे ज्यादा जरूरी होता है जो करना है। अगर आप सिर्फ बड़े नुकसानों से बच जाएं तो कंपाउंडिंग अपना जादू अपने आप दिखा देती है। चलिए इस पूरी चर्चा को संक्षेप में समझते हैं। मुख्य बातें क्या हैं जो हमारे श्रोताओं को याद रखनी चाहिए? धंधो 101 कहता है, नंबर 1, उन व्यवसायों को खरीदें जो पहले से काम कर रहे हैं और पैसा बना रहे हैं। ठीक है। 2, प्रयोगों को फंड करने का काम वेंचर कैपिटलिस्ट पर छोड़ दें। आम निवेशक का काम सिद्ध मॉडलों में निवेश करना है। मतलब कहानियों से दूर रहें। बिल्कुल। 3, हमेशा पूछें, अगर मैं गलत हुआ तो कितना नुकसान होगा। उन व्यवसायों को चुनें जहां स्थायी नुकसान की संभावना कम हो। और अंत में, एक अच्छा बिजनेस खरीदने के बाद कंपाउंडिंग को अपना भारी काम करने का समय दें। तो धंधों का असली मतलब कंजर्वेटिव या रूढ़िवादी होना नहीं है, बल्कि एक शिकारी की तरह सोचना है। आप हर छोटी मोटी चमकती चीज के पीछे नहीं भागते, आप धैर्य से उस बिजनेस का इंतजार करते हैं जिसका शिकार करना लगभग तय है। वाह, आपने इसे बहुत खूबसूरती से समेटा है। ये आलस नहीं बल्कि बुद्धिमानी है। ये अनुशासित धैर्य का खेल है। और इस तरह धंधो 101 सिर्फ एक निवेश सिद्धांत से आगे बढ़कर सोच समझकर और अनुशासन से पैसा लगाने का एक व्यवहारिक तरीका बन जाता है। बिल्कुल सही। ये सिर्फ स्टॉक चुनने के बहाने में ही है। ये जोखिम को गहराई से समझने और उसे अपने पक्ष में मोड़ने की कला है। इस विषय पर और ज्यादा गहराई से जानकारी के लिए हम श्रोताओं को मोनीश पब्रॉय की किताब द धंधो इन्वेस्टर पढ़ने की सलाह देंगे। ये एक शानदार किताब है जो इन कॉन्सेप्ट्स को और भी विस्तार से समझाती है। हाँ, जरूर पढ़नी चाहिए। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।